सिया की नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद लड़की को उसके ससुराल से वापस ले जाने की एक प्रथा है। इस प्रथा के अनुसार सिया के पिता उसे लेने आए थे। ससुराल वालों ने भी पूरे विधि विधान से ही उसके पिता का स्वागत किया और सिया को उनके साथ भेज दिया। जैसे ही सिया के जाते ही उसका पति अर्नब आग बबूला होते हुए अपने कमरे से निकला और अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोला, बाबूजी, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो आपने जाने कौन सी आफत मेरे गले बांधी है। अपने बेटे को अपने पिता के साथ इस तरह ऊंची आवाज में बात करता हुआ देख उसकी माँ लता देवी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोली, अर्नब, यह कौन सा तरीका है अपने पिता से बात करने का। बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हें? कैसी आफत बन गई तुम्हारे गले में? जरा मैं भी तो सुनो। लता देवी के गुस्से का भी कोई असर अर्नब पर नहीं हो रहा था और वह तो और भड़कते हुए बोला, और क्या, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी आप लोगों ने। कौन से जंगल में गए थे आप लोग मेरे लिए लड़की ढूंढने? जाने कहाँ से उठा लाए हो आप लोग उसे। उसके पिता महेश प्रसाद ने पूछा, कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? आखिर क्या कमी है सिया में? कितनी सुंदर तो है। अर्नब को जैसे मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। वह बोला, सिर्फ सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं होता। रहन सहन, पहनावे की पसंद और एटीट्यूड भी कोई चीज होती है। चार दोस्तों के बीच में किस तरह व्यवहार करना है, कैसे मिलना होता है, कैसे बात करनी होती है, यह सब जानना जरूरी होता है कि नहीं? यह मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं? चार लोगों के बीच में मैं बिल्कुल भी सिया को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूँ। वह आजकल के रिलेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती। पता नहीं इस आधुनिक समय में यह कैसे पौराणिक रह गई है। कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है उसमें। जब देखो 5 मीटर की साड़ी में लिपटी रहती है। जींस टॉप लाकर दिया था मैंने, लेकिन पलटकर देखा तक नहीं उसने। लंबे लंबे बाल रखे हैं, वह भी ऐसे जैसे कई लीटर तेल में डूबे रहते हों। आजकल की लड़कियों को देखो, छोटे छोटे घुंघराले बाल होते हैं और दूर तक तेल का नामो निशान नहीं होता। सिंदूर तो ऐसे लगाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि शादी हुई भी है या नहीं। लेकिन इसे देखो, दिल की लंबी पटरी जितनी लंबी सिंदूर की लाइन लगा लेती है। बात करने में इतनी तकलीफ होती है तो सोचो सामने लेकर कितनी तकलीफ होती होगी। सच में बहुत बुरा फंसा दिया है आप लोगों ने मुझे। लड़की अर्नब की बातों से तंग आ चुकी थी और बोली, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा अर्नब कि तुम ऐसे कैसे हो गए। पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अर्नब जल्लाते हुए बोला, ऐसा नहीं था। मतलब क्या? मेरी दूसरी शादी है क्या, जो मैं पहले ऐसा था और अब बदल गया हूँ? शादी तो पहली बार ही की है ना। उसमें भी आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। एक ऐसी लड़की मेरे गले बांध कर जो मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। महेश प्रसाद से रहा नहीं गया और बोले, लेकिन उसमें भी सारे गुण हैं जो एक बहू, पत्नी और एक बेटी में होने चाहिए। बेटा, वह जैसी भी है तुमसे प्यार तो करती है ना? प्यार करती है? अर्नब ने उपहास करते हुए कहा। उसका प्यार है मेरे आंचल को पकड़कर दिन में 32 बार मेरे पैर छूना। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मेरी तरह जींस पैंट पहने, एक नए अंदाज में एक दोस्त की तरह रहे। लता देवी ने जल्लाते हुए कहा, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अब इस पर चर्चा करने से क्या फायदा? शादी हो चुकी है तो बेहतर यही होगा कि तुम बेकार की तुलना करना छोड़ दो और उसमें अच्छाई तलाश करो। तुम्हारी समस्या बस इतनी है कि वह आजकल के मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, आजकल की फैशनेबल लड़कियों की तरह चलना नहीं जानती और ना ही मेकअप करती है। तो क्या हुआ, तुमसे सच्चा प्यार तो करती है ना? प्यार की दलीलें सुनकर अर्नब और चिढ़ गया और बोला, जाने आप लोगों ने किस जन्म का बदला लिया है मेरे से। मेरे गले में एक गाय बांध दी है आपने। एक तरफ मेरे दोस्त करण को देखो, उसके मम्मी पापा ने भी उसकी शादी कराई है। क्या लड़की मिली है उसे, मन खुश हो जाता है देखकर। वही पसंद चाहिए थी मुझे। लता देवी अपने बेटे से बहस करते करते थक चुकी थी और उदासी भरे स्वर में बोली, बेटा, अब तो शादी हो ही गई है, मन छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हें उसके प्यार का एहसास हो जाएगा
अर्नब को भी पता था कि अब कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बात को खत्म करते हुए बोला, अब बेकार की बहस का कोई फायदा नहीं। मेरा जो होना था हो गया। कम से कम जब तक मेरी आफत सिया वापस नहीं आ जाती, तब तक तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूं। अच्छा मम्मी पापा, मैं अपने एक खास दोस्त की बारात में जा रहा हूँ। अगले 5 दिनों तक घर से दूर रहना चाहता हूँ। इतना कहकर अर्नब अपने कमरे में गया, सामान उठाया और घर से निकल गया। वह सीधा करण के घर पहुंचा और उसकी पत्नी रुचि को देखकर अपनी किस्मत को कोसता रहता। कुछ देर में करण भी अपने माता पिता और पत्नी से विदा लेकर अर्नब के साथ बारात में शामिल होने निकल गया। दोनों खूब जश्न मनाते, खुलकर जिंदगी का मजा लेते, लेकिन वापसी में उनकी बस खाई में गिर गई। दुर्भाग्य से अर्नब और करण भी उसी बस में थे। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोगों को गंभीर चोटें आई। अर्नब और करण को कई अंदरूनी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से दोनों कोमा में चले गए। वे 12 नहीं, पूरे 5 साल तक मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे। डॉक्टर ने कहा कि शुक्र मनाइए कि ये डीप कोमा में नहीं गए, इसलिए यह निश्चित है कि दोनों लौट आएंगे, लेकिन कब तक यह नहीं कह सकते। एक दिन अचानक अर्नब की आंख खुली। उसने पाया कि उसका कोई अंग उसके नियंत्रण में नहीं है। वह सिर्फ देख सकता था और लोगों की बातें सुन सकता था, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। तभी कमरे में एक जींस टॉप में सजी, घुंघराले वालों वाली, चेहरे पर हल्का मेकअप और गुलाबी लिपस्टिक लगाए एक महिला दाखिल हुई। एक पल को अर्नब को लगा कि कहीं यह करण की पत्नी रुचि तो नहीं, लेकिन अगले ही पल समझ गया कि यह डॉक्टर है। डॉक्टर के जाते ही उसके माता पिता कमरे से निकल गए। अर्नब ने देखा कि वह डॉक्टर उसके बिस्तर की सफाई कर रही है, उसके शरीर की गंदगी साफ कर रही है, उसके हर अंग की सफाई कर रही है। उसे बहुत जोर से शर्म आई, लेकिन वह रोक भी नहीं सकता था। जब उसकी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर गई, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके जीवन के 5 साल गुजर चुके हैं। धीरे धीरे डॉक्टर रोज उसके पास आती, उसकी देखभाल करती। 6 महीने बीत गए। एक दिन डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि उसके मित्र करण अब खतरे से बाहर है। अर्नब खुश हुआ, लेकिन सिया को ना देखकर मन में सोचा, लगता है उस गवार से आखिर छुटकारा मिल ही गया। अब मम्मी पापा से पूछूंगा कि कहाँ गई उनकी संस्कारी बहू। समय बीतता गया। अर्नब और करण दोनों जल्दी ठीक होने लगे। एक दिन लता देवी और महेश प्रसाद उससे बातें कर रहे थे। उसे 5 सालों में हुए बदलावों के बारे में बता रहे थे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि करण की पत्नी रुचि ने करण को छोड़ दिया था। उसने कहा था कि वह एक जिंदा लाश के पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। यह सुनकर अर्नब को गहरा झटका लगा और बेचैनी में उसकी जुबान हिलने लगी। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, सास सिया, सिया कहाँ है? लता देवी भावुक होकर बोली, क्यों बेटे, अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए? वही तो डॉक्टर है बेटा, वही सिया। अर्नब स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा था रुचि जैसी मॉडर्न लड़की महान है और सिया जाहिल, लेकिन सिया ही थी जिसने उसे 5 साल तक जिंदा रखा। इसी बीच महेश प्रसाद भी कमरे में आ गए और बोले, बेटा, सिया तुम्हारी शादी से पहले ही मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए उसने इसे छिपाया था। तुम्हारे कोमा में जाने के बाद उसने सेवा घर, अस्पताल और पढ़ाई सब संभाला। उसने तुम्हारे दोस्त करण की भी सेवा की। उसने हर फर्ज निभाया बेटा। अर्नब दहाड़े मारकर रोने लगा। वह अपनी सोच पर शर्मिंदा हो चुका था। तभी उसने पूछा, लेकिन माँ, सिया ने अपना गेटअप कैसे बदल लिया? आपने कहा था। यह सुनकर लता देवी की आंखें भर आई। वह बोली, नहीं बेटा, हमने कुछ नहीं कहा। जब तुम कोमा में गए थे, उसी दिन से उसने खुद को बदल लिया। हम भी हैरान थे। लोग तरह तरह की बातें करते कहते कि पति की ऐसी हालत और ये हवा में उड़ रही है, लेकिन सिया कुछ नहीं बोली। महेश प्रसाद ने कहा, एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि उसने इतना बदलाव क्यों किया, तो वह बोली, पापा जी, उस दिन मैं अर्नब के पाँव छूना भूल गई थी। उसी से लौटते समय मैंने दरवाजे के बाहर से सारी बातें सुन ली थी,
मैंने तय कर लिया था कि भले वह मुझे पसंद ना करता हो, लेकिन मैं उसकी इच्छा अनुसार खुद को बदल दूंगी। मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। यह रूप क्या चीज है। यह सुनकर अर्नब रोता ही रहा। तभी सिया, जो अब डॉक्टर सिया थी, कमरे में आई। उसके आते ही महेश प्रसाद और लता देवी कमरे से निकल गए। अर्नब ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी। सिया भी दौड़ पड़ी और जोर से उससे लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अर्नब ने कहा, सिया, शादी की पहली रात मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे माफ कर दो। सिया ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में पुराना दर्द तैर रहा था। उसे याद आ गया कैसे उसके सुहागरात के फूल अर्नब ने नोचकर फेंक दिए थे। कैसे 15 दिन तक उसने उससे बातचीत तक नहीं की। कैसे वह बार बार उसे नीचा दिखाता था। पर आज आज उसका वही पति उसकी बाहों में टूट रहा था। अर्नब ने धीरे से कहा, आज मुझे समझ में आया कि रहन सहन या कपड़ों से कुछ नहीं होता। दिल में प्रेम होना सबसे जरूरी है। तुम जिस भी रूप में रहो, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। सिया मुस्कुराई और बोली, मैं आपके साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? अर्नब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हर जन्म में तैयार हूँ। आज उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक दे दी थी। दोस्तों, ऊपरी दिखावा मत देखिए। इंसान के आंतरिक गुणों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।